पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन नेचर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था। 1948 में स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। ये क्या करती है, ये हमारे वन्य और वन्य जीवों के जो रेयर डाटा है उनको क्या करती है, लागू करती है। कौन? IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे कि अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गई थी कि इसने जो जातियां बताई, एक सामान्य जाति है, एक संकटग्रस्त है, एक सुवेद है, एक आपके लुप्त है, एक स्थानिक है। ये हमने सारी जातियां पढ़ ली थी। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि जो हमारी वन और वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, वन और वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, इनकी विलुप्ति के क्या क्या कारण हैं। प्रश्न आया, प्रश्न है कि वन और वन्य जीवों की विलुप्ति के क्या क्या कारण है। वन और वन्य जीवों की विलुप्ति के क्या क्या कारण है, तो हम बात करते हैं। देखो, वन और वन्य जीव, ठीक है, इसकी विलुप्ति के कारण, विलुप्ति के कारणों की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो विलुप्ति के कौन कौन से कारण हैं, इसको अगर हम समझें तो देखें, सबसे पहले इसका जो कारण है, एक मिनट, कि हम लोगों ने क्या किया है, संसाधनों की प्राप्ति की है। हम लोगों ने क्या किया है, संसाधनों की प्राप्ति की है और संसाधनों को हमने अपनाया है। देखो, हमने XYZ जो भी हमारे काम के जो संसाधन थे, जैसे हमने वनों से लकड़ियां प्राप्त की है, ईंधन प्राप्त किए हैं, ठीक है, और हमने फर्नीचर वगैरह बनाए हैं। इसके अलावा और भी फल फूल आदि प्राप्त किए हैं। वन्य जीवों से औषधियां, वन्य जीवों से वन क्षेत्रों से हमने औषधियां भी क्या की है, प्राप्त की है। जैसे हम आप बोलोगे साहब वन्य जीवों से औषधियां प्राप्त की है, ये तो बहुत ही अलग सी बात आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा एशियाई चीता जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि एशियाई चीता की जो हड्डियां है, उस हड्डियों से विशिष्ट रोगों की दवाइयां बनाई जाती थी, इसलिए उसकी संख्या क्या हो गई, धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो सबसे पहले आता है कि हमारे वन और वन्य जीव जो है वो कम हुए हैं। उनकी कमी का क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है कि हमने क्या किया है, संसाधनों की प्राप्ति की है। हमने क्या किया है, तो हमने संसाधनों की प्राप्ति की है। यानी जो संसाधन है, उन संसाधनों को हमने प्राप्त करने के लिए, हमारे संसाधन किसे कहेंगे, तो पढ़ा है, ये पढ़ा ना हमने। संसाधन है व्यक्ति की उपयोगिता के लिए जो भी वस्तुएं है, जिसको व्यक्ति अपने उपयोग योग्य बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए किसको प्रभावित किया है, हमने संसाधन कहां से प्राप्त किए, वन और वन्य जीवों से प्राप्त किए हैं। तो ये संसाधनों की प्राप्ति जो है, इसने क्या किया है, हमारे वन और वन्य जीवों को क्या किया है, नष्ट किया है। बताओ, ये चीज हमने पहले पढ़ी है। देखो, संसाधन, वन किसके लिए है, हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए। वन्य जीव किसके लिए, हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इनका उपयोग, इनसे बने, इनके से प्राप्त उत्पाद है, उनका उपयोग एक संतुलित रूप से कर रहे हैं, एक संतुलित रूप से कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है मामला। अगर जैसे ही हमने असंतुलित रूप से, बिना किसी प्रबंधन के, बिना किसी योजना के और बिना किसी सतत विकास के इनका उपयोग करना आरंभ कर दिया। सतत विकास का मतलब है भविष्य की पीढ़ियों को जाने बिना
हमने इसका उपयोग करना आरंभ कर दिया तो होगा क्या, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये हमारे संसाधन है वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। भाई हमने देखा, हमने पढ़ा कि कोई भी जाति एक साथ लुप्त नहीं हुई। IUCN की जो लिस्ट है उसमें कोई भी जाति है उसको एक साथ लुप्त का जो है निर्देश ने निकाल दिया कि ये भाई लुप्त हो गई। इसके लिए वो पहले सामान्य थी, वो संकटाग्रस्त हुई, फिर वो सुभेद हुई, पहले सुभेद हुई, फिर क्या हुई, संकटापन हुई, और फिर क्या हुई, वो लुप्त हो गई। पहले क्या थी, सामान्य थी, फिर सुभेद हो गई, फिर संकटापन, फिर क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारी जातियां हैं वो क्या हुई है, विलुप्त हुई है। और इसके पीछे चाहे वो वन्य जीव है चाहे वन है, इनकी जातियों की विलुप्ति के लिए जो आरंभ है वो किसने किया, वो आरंभ किया आपके मानव ने, हमने आरंभ किया है। और हमने आरंभ कैसे किया है, हमारे कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए संसाधनों को हमने प्राप्त किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये संसाधन नष्ट होने लग गए। तो बताओ समझ में आया क्या, ठीक है। दूसरा कारण बताया जाता है उपनिवेशीकरण को। उपनिवेशीकरण समझना बेटा, उपनिवेशीकरण ये बिंदु लिखते जाना। उपनिवेशीकरण का मतलब है अंग्रेजों का काल, अंग्रेजों का काल। देखो आपको ये पता भी है, सामान्य इतिहास में आपने पढ़ा भी है कि अंग्रेज आए थे बेटा, किसके लिए आए थे, अंग्रेजों का आना उसका उद्देश्य क्या था बेटा, व्यापार करना। अंग्रेज आए थे व्यापार करने, और बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, शासन। ठीक है, ध्यान देना एक चीज, अंग्रेज कभी भी हमारे उष्णकटिबंधीय देशों में रहने के उद्देश्य से नहीं आए। अंग्रेजों का उद्देश्य हमारे प्रदेश में रहना नहीं था, अंग्रेजों का उद्देश्य रहना था अमेरिका में, जहां आज भी यूरोप के लोग हैं, क्योंकि वो अनुकूलित क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही रहना उचित समझते थे। हमारे प्रदेशों में तो क्या कर रहे थे, व्यापार और शासन, कैसे भी धन आ जाए, उनको रहना ही नहीं था। तभी तो यहाँ पे उन्होंने एक विशिष्ट डेवलपमेंट जो है, एक विशिष्ट जो विकास है उसको नहीं बढ़ाया। उनका एक था जितना मिल जाए उतना ही ले चलो। उन्होंने कभी, अगर मान लो कि वो यहाँ रहने के उद्देश्य से जाते, जैसे अमेरिका को डेवलप किया है यूरोप वासियों ने अपनी तकनीकी के माध्यम से, उसी प्रकार वो भारत को भी डेवलप करते, और भारत के साथ साथ जो भी उसमें कटिबंधीय गुलाम थे उनको भी डेवलप करते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य यहाँ रहना नहीं था, केवल शासन और व्यापार करना ही था। अब अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपने विकास के लिए रेल लाइनें बनाई, कृषि क्षेत्रों का विकास किया। अब कृषि क्षेत्रों में कौन सी फसलें बोई, उन्होंने नकदी फसलें बोई बेटा। कौन सी कृषि के दौरान हम पढ़ेंगे आगे आपके कोर्स में है, औपनिवेशिक कृषि, औपनिवेशिक कृषि। औपनिवेशिक कृषि के दौरान उन्होंने कौन सी फसलें बोई, नकदी फसलें बोई। उन्होंने क्या किया, रेल लाइन बनाई, रेल लाइनों का विकास किया, ठीक है। उन्होंने सड़कों का विकास किया, उन्होंने उद्योगों का विकास किया, ठीक है, किसने, अंग्रेजों ने। और इसके विकास के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, वनों को और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया। किसको नुकसान पहुंचाया, वनों को नुकसान पहुंचाया और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया। किसने, अंग्रेजों ने। बताओ समझ में आई बात नहीं भाई। नकदी फसलें जानते हो कौन सी होती है, कि जिनको खाने के लिए उपयोग नहीं करते, जैसे चाय, जूट, गन्ना, ये क्या है बेटा, नकदी फसलें, ठीक है। चाय, जूट, गन्ना, ये रबड़, ये क्या है, नकदी। कॉफी, ये क्या है, नकदी फसल है। जिससे हम खाद्यान्न के उपयोग नहीं करें, वो क्या है,
नगदी फसलें हैं, और उपनिवेशीकरण के कारण वनों का क्षेत्र संकुचित होने लगा। किसका क्षेत्र? वन सिकुड़ने लगे, वन क्या हुए? सिकुड़ने लगे। इसके बाद हम बात करें औपनिवेशीकरण जो नीति है उसको सभी विद्वान दोषी नीति बताते थे। क्या ये क्या है? दोषी नीति है। दोषी नीति का मतलब है कि उन्होंने वनों को तो काटा, जो काटा, ठीक है, नगदी फसलें बोई, लेकिन इन्होंने कई वन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अनुकूलित वन के वास्तविक जो पेड़ थे, वनों के जो अनुकूलित क्षेत्र थे वहां पे वास्तविक पेड़ थे, उनको तो काट दिया और उनकी जगह दूसरे पेड़ वहां पे लगाए, उनकी जगह दूसरे पेड़ वहां पर लगाए। अब जो पेड़ वहां लगाए वो पेड़ वहां पर रहने वाले वन्य जीवों के अनुकूलित नहीं थे, तो इस कारण से वन्य जीव क्या हो गए? नष्ट हो गए। जो पेड़ जो वहां के वास्तविक थे उनको काटा और उसकी जगह कौन से जो व्यापारिक थे या उनके अनुकूलित नहीं थे उनको बोया, तो क्या वो किसके अधीन नहीं थे? वो किसके अनुकूलित नहीं थे? वन जीवों के अनुकूलित नहीं थे, इसलिए उनको क्या हुआ? वन जीव है नष्ट हो गए। जैसे उदाहरण दिया गया कि रोपण कृषि में कई वृक्षों की जातियों को बड़े पैमाने पे नष्ट कर दिया गया, और आमतौर पर देखें तो हिमालय जो क्षेत्र है वहां पे ओक और रोडेड्रॉन के जो पेड़ है उनकी जगह ओक के पेड़ और रोडेड्रॉन, हिमालय में ओक के वृक्ष और रोडेड्रॉन, इन वृक्षों की जगह चीड़ के वृक्ष लगाए गए, क्योंकि ये मुलायम लकड़ी थी और इमारती लकड़ी थी। किसके वृक्ष लगाए गए? चीड़ के वृक्ष लगाए। तो ये जो वहां के मूल पेड़ थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए। इन वृक्षों का क्या हुआ? नुकसान हुआ। और इन वृक्षों के अनुकूलन क्षेत्र में जो वन जीव रहते थे उनका भी क्या हुआ? नुकसान हुआ। और कौन से वृक्ष बढ़ाए गए? चीड़ के वृक्ष बढ़ाए गए। तो ये अंग्रेजों की औद्योगिक नीति थी। इस औद्योगिक नीति के कारण भी क्या हुआ? हमारे वन क्षेत्रों का नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? वन क्षेत्रों का नुकसान हुआ। बताओ समझ में आई क्या बात? भाई समझ में आई क्या बेटा? आई क्या? यस सर। कोई प्रश्न करना? यस सर। आ गई। तो दूसरा बिंदु कि हमारे वन और वन्य जीव क्यों खत्म हुए, इनकी संख्या क्यों कम हुई? इसका कारण था औपनिवेशिकरण। क्या कारण था? औपनिवेशीकरण। अब हम तीसरे बिंदु की बात करें कि अब औपनिवेशीकरण का तो हो गया अंत, भारत आजाद हो गया 47 में। अब भारत की आजादी के बाद हम बात करें तो जो जनसंख्या थी भारत की, उसमें उस जनसंख्या ने कृषि क्षेत्रों में क्या की? वृद्धि की। कृषि क्षेत्रों में वृद्धि की। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, वनों की कमी के लिए एक कृषि, कौन सी कृषि बेटा? स्थानांतरित कृषि, ये भी उत्तरदायी है। कौन सी कृषि उत्तरदायी है? स्थानांतरित कृषि भी उत्तरदायी है। कैसे है? कौन सी कृषि बेटा? स्थानांतरित कृषि। कैसे उत्तरदायी ये समझना। स्थानांतरित कृषि कैसे उत्तरदायी है? क्योंकि स्थानांतरित कृषि का जो हम मीनिंग देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण, स्थान का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना और जाकर क्या करना? कृषि कार्य करना। कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में क्या है? वन क्षेत्र है बेटा। क्या है? वन क्षेत्र है। और इस वन क्षेत्र को क्या करेंगे बेटा? काटेंगे पहले तो, फिर क्या करेंगे? जलाएंगे।
काटेंगे और जलाएंगे। काटने को कहा कतरन, ठीक है, या स्लेश, और जलाने को कहा आपके बर्न, ठीक है, बर्न या जलाना। तो स्लेश या, और या इसको कहा, बर्न को कहा दहन। इस कृषि का नाम क्या पड़ा? कतरन व दहन कृषि। कतरन व दहन कृषि, श्लेष व बर्न कृषि। श्लेष व बर्न कृषि, कतरन व दहन कृषि, श्लेष व बर्न कृषि, ठीक है। कतरन, दहन और श्लेष व बर्न कृषि। श्लेष व बर्न कृषि, कतरन और दहन कृषि, समझ में आया? इसमें स्थानांतरण था। अब आप कहोगे साहब इससे वनों का नुकसान कैसे हुआ? तो जहां भी वन क्षेत्र थे वो काट रहे हैं, जला रहे हैं, तो धीरे धीरे एक स्थान पे गए, 3 से 4 वर्ष तक कृषि कार्य किया इन्होंने, उपजाऊ क्षमता खत्म हुई, दूसरे स्थान पे गए, ऐसे ही उन्होंने वहां भी किया, ऐसे उन्होंने आगे भी किया, ऐसे उन्होंने आगे भी किया। तो बताओ वन क्षेत्र लगातार क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। तो स्थानांतरित कृषि को भी वन क्षेत्रों के विनाश का कारण माना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कि औपनिवेशीकरण के अंत के बाद भारत में जो जनसंख्या थी उसने क्या किया बेटा? कृषि क्षेत्रों का विकास किया। किसका विकास किया? कृषि क्षेत्रों का विकास किया। तो उन लोगों ने, भाई स्थानांतरित कृषि तो कौन कर रहा था बेटा? ये तो कर रहे थे जनजाति, कर रही थी, जितनी भी जनजातियां कर रही थी। लेकिन सामान्य जाति जो है उन लोगों ने क्या किया कि जो भी बंजर भूमि थी, जो भी वन क्षेत्र के अधीन भूमि थी, उस भूमि को क्या कर दिया? कन्वर्ट बना कर दिया, बदल दिया। जो व्यर्थ भूमि थी उसको बदल दिया, इसमें कृषि क्षेत्र के रूप में बदल दिया। और कृषि क्षेत्र के रूप में बदला तो आपको पता है सामान्य सी बात है, जो भूमि वन के अधीन थी उसको हमने कृषि क्षेत्र में डेवलप किया है। इसका मतलब वह भूमि है उसको हमने कृषि क्षेत्र में डेवलप किया है। इसका मतलब हमारे वन क्षेत्र क्या हो गए हैं? कम हो गए। क्या हो गए? वन क्षेत्र कम हो गए। तो कृषि क्षेत्रों के विकास ने वन क्षेत्रों के क्षेत्रफल में क्या लाई है? कमी लाई है। और आपकी बुक में एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 1951 से लेके और 1980 तक, 1951 से लेकर 1980 तक, ये औपनिवेशिक काल के बाद का समय है। औपनिवेशिक काल के बाद का समय है। तो 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को, याद करना आंकड़ा, 26,200 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उस वन क्षेत्र को किस में कन्वर्ट किया है? कृषि क्षेत्र में कन्वर्ट किया है, कृषि क्षेत्र में बदल दिया है। औपनिवेशिकीकरण के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों को जैसे जैसे आवश्यकता हुई तो उन लोगों ने, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र है, जातीय भागों में भी ऐसा हुआ है, उन लोगों ने क्या किया है? उस वनीय भूमि को किस में बदल दिया है? आपके कृषि भूमि में बदल दिया है, जिसके कारण भी आपके वन और वन्य जीवों का विनाश हुआ है। देखो आप ध्यान रखना कि वन का विनाश हो गया तो वन्य जीव अपने आप ही विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये निर्भर किस पे है? ये निर्भर आपके वन पे निर्भर है। कौन? वन्य जीव किस में निर्भर है? वन पे निर्भर है। इसलिए तो वन नष्ट हुए तो वन्य जीव तो अपने आप ही हो गए। कोई विशेष बात कर रहे हैं बीच में? कोई प्रश्न करना है क्या बेटा? नो सर। मानसू कोई बात? नो सर। ईसा, गांधी,
ये वीडियो है, ऑडियो। इसके बाद आपका अगला आता है, सारे बिंदु लिख लेना प्रश्न आए तो, या विलुप्ति या कमी के कारण। अब आपके आता है कि और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण वन और वन्य क्षेत्रों में कमी आई है। तो आपके हैं नदी घाटियों का प्रसार, नदी घाटियों का प्रसार। देखो देखिए कि भारत में जल की प्राप्ति के लिए, सिंचाई के लिए, जल की प्राप्ति के लिए, सिंचाई के लिए, भाई ये कौन है? अन्नू, क्या नाम है? अन्नू है क्या? अन्नू सैनी, अन्नू सैनी है क्या लड़की? भाई आवाज आ रही है बेटा मेरी? अनु, आवाज नहीं आ रही बेटा? अनु, ये अनु के नाम से है। समझ में आ रहा है कि बेटा बीच में आप ये सिंबल्स डाल रहे हो तो समझ में तो आ रहा है क्या आप लोगों को? देखियो मैं आपको एक बात कह दूं सब स्टूडेंट्स के लिए कि क्लास आप पूरी लीजिए, पूरी क्लास देखिए। प्रश्न है आपका, प्रश्न बोल के या चैट के माध्यम से मेरे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका उद्देश्य जब क्लास में बैठ रहे हो तो क्लास में आपका उद्देश्य केवल और केवल पढ़ना होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल केवल पढ़ना, अदर उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम एक प्रश्न सोल्व करते हैं, हम दो प्रश्न सोल्व करते हैं, वो आपको देखना है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न है जो आज पढ़े हैं आपने लाइव क्लास के माध्यम से, वो प्रश्न है अगर एजिट आ गए तो आपके माइंड में वो बात बैठी रहेगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। समझ में आ रही बात? तो नदी घाटियां जो है उनका हो रहा है प्रसार। अब नदी घाटियों का प्रसार क्यों हो रहा है? कि देश में जो सिंचाई की सुविधा की प्राप्ति के लिए, या देश में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए, सूखे की समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? नदी घाटियों पर परियोजनाएं बनाते हैं, या नदियों पर क्या बना रहे हैं? परियोजनाएं, जिसे नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं, जो हमारे कोर्स में भी है और हम उन परियोजनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, अब नदी घाटी परियोजना है तो मान लो कि जैसे ये नदी है और इस नदी के भाग को रोका, यानी जल को रोका और हमने क्या कर दिया? बड़ा बांध तैयार कर दिया साहब। क्या कर दिया? बांध तैयार कर दिया। अब इस नदी के भाग में जो हमने बांध तैयार किया, ये बांध है हमारे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र दोनों को, और यहाँ तक कि हमारे बांध के समीपवर्ती जो लोग रहते थे उनके आवास को भी क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो जितने भी नदी घाटी योजनाएं हैं, उन नदी घाटी योजनाओं के दौरान हमारे वन और वन्य जीव दोनों प्रभावित हुए हैं। उदाहरण की बात करें तो देखो सबसे चर्चा में भी रहा है कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, कौन सी नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है? तो गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया, ठीक है, ईसा शर्मा, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो सरदार सरोवर बांध है, ये बनाया गया नर्मदा नदी पे, गुजरात पे। तो इस बांध के क्षेत्र में बहुत सारे लोग निवास करते थे। इस बांध के भाग में काफी सारे वन और वन्य जीव रहते थे। तो इन लोगों को एक आवासीय क्षेत्र के रूप में भी आपको अलग से आवास दिया जाएगा। ऐसा करके उनकी बस्तियों को खाली करवाया गया। ऐसे ही वन और वन्य जीवों को क्या किया गया? वहां से साफ किया गया और बांध का निर्माण किया गया। काफी दिनों तक विवाद में रहा कि उन लोगों को आवास नहीं मिला। तो ये जो बांध की रूपरेखा है
उसके कारण वनों को भी नुकसान हो रहा है और किसको, वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार देखें तो लगभग इस बांध से 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुए। कितने बेटा, 4 लाख हेक्टेयर लाख से ज्यादा से ज्यादा वन क्षेत्र क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। कौन से बांध से, सरदार सरोवर बांध से, जो गुजरात में बना है। बेटा इस बांध की बात करें तो ये बांध है राजस्थान में, वैसे राजस्थान में नहीं है लेकिन राजस्थान में भी जल हमें प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है, राजस्थान में इस बांध में से एक नहर निकाली गई 2008 में, नर्मदा नहर नर्मदा नहर। कौन सी नहर, नर्मदा नहर, जो गुजरात और राजस्थान में 2 जिले जालोर और बाड़मेर तक आई है। तो ये इस सरदार सरोवर से हमें राजस्थान में जल मिल रहा है। तो यहाँ के सूखेपन को दूर करने के लिए आई थी वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था। कौन सी नहर, नर्मदा नहर। तो ये हमारे लिए, जिसे हम बोले कि किस किस की संयुक्त परियोजना है, तो सरदार सरोवर है वो गुजरात की, महाराष्ट्र की और राजस्थान की और आपके मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो बताओ, नदी घाटियों के प्रसार के कारण आपके क्या हुआ है, वन और वन्य क्षेत्रों का क्या है, विनाश हुआ है। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं, तो इसमें आपके अगला बिंदु आता है खनन। खनन तो सब जानते हो भाई, खनन तो अपने आसपास की घाटियों में भी हो रहा है खनन। तो ये खनन है, खनन क्या करता है कि इससे हम पहाड़ों से खनिज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, खनिज। और खनिज निकालने के लिए हम वृक्षों को काटते हैं, वृक्षों को काटते हैं, ठीक है, और खनन करते हैं। तो उन पहाड़ी क्षेत्रों में आंतरिक भाग में कई वन्य जीव भी है जो अपना आवास बना के रहते हैं। तो वृक्षों को काटेंगे तो वनों का विनाश हो रहा है, और पहाड़ों को तोड़ते हैं तो जितने भी वन्य जीव है ये भी क्या हो रहे हैं बेटा, ये भी बेघर हो रहे हैं, ये भी क्या हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। और इसके कारण वो धीरे धीरे क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जिनका घर है वो नहीं रहता, और अनुकूलन स्थापित करने के लिए, भोजन के लिए उनके पास में कोई पदार्थ नहीं रहता, तो ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बेटा, ये आप अनु से नहीं, आप ये ऑडियो ऑफ नहीं करते। कोई प्रश्न करना बेटा, अनु से नहीं कोई प्रश्न करना बेटा। नाम दूसरा है क्या अनु, आप बोलते नहीं हो, पहले भी ऑडियो ऑफ नहीं था आपका। कि ऑडियो जब ऑफ नहीं रहता, जब क्या होता है, ये प्रश्न कर रही है, क्या नाम है, ईसा, कि सर हेक्टर क्या होता है, हेक्टर क्या होता है। तो बेटा हेक्टर है हमारे भूमि के क्षेत्रफल को मापने की एक इकाई होती है। भूमि के क्षेत्रफल को मापने की इकाई होती है, जिसमें 100 मीटर और 100 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और बीघा की बात करें तो पक्की बीघा में ये 4 हेक्टर होता है, ठीक है। और सॉरी, 1 हेक्टर में 4 बीघा पक्की होती है, 4 बीघा पक्की होती है, और 10 बीघा होती है कच्ची, 10 बीघा होती है कच्ची। और हेक्टर में होता है 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, वो होता है आपका हेक्टर, ठीक है। तो हेक्टर होता है बेटा आपके किसकी माप, क्षेत्रफल की माप, क्षेत्रफल की माप, ठीक है। अब अपनी क्लास में 2-3 मिनट है लास्ट, और देखो और क्या है भाई, पशुचारण, पशुचारण, पशुचारण और अनियंत्रित चराई। पशुचारण में क्या है, अनियंत्रित चराई। देखो अनियंत्रित चराई होगी तो चरवाहे क्या करते हैं कि उन पेड़ों को काटते हैं और पशु चराते हैं। तो इसके कारण जो नए, अगर मान लो कि वहां पशु लगातार चल रहे हैं तो नए जो वृक्ष उग रहे हैं वो नहीं उग पाते,
और इस कारण वनों का विकास नहीं हो पाता, और जो वृक्ष ऑलरेडी है उनको वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को चराने के लिए उपयोग कर लेते हैं। धीरे धीरे वन क्या हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि वन क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है, जिससे पशुचारण और अनियंत्रित चराई को रोका गया है, जिससे वनों के विकास के लिए एक नई दिशा मिली है। इसके अलावा अनियंत्रित लकड़ी कटाई, अनियंत्रित लकड़ी कटाई। कटाई, तो लकड़ियों की कटाई है आजकल तो क्या है, आरक्षित किए गए हैं, तो उनमें काफी हमने कर लिया संशोधन, लेकिन लकड़ियों की कटाई है उसके कारण वो वनों को क्या है, लगातार काट रहे हैं। ठीक है, अब जो औषधि रूप में पहले भोजन एकत्रण होता था, आजकल क्या हो गया, उनका व्यापारीकरण हो गया, और उस व्यापारीकरण से वन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं बेटा, साफ हो रहे हैं। ठीक है, वन क्या हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। तो बताओ समझ में आया क्या? संसाधनों की प्राप्ति के लिए, उपनिवेशीकरण के लिए, स्थानांतरित कृषि के कारण कृषि क्षेत्रों का विकास, नदी घाटियों का प्रसार, खनन, पशुचारण और अनियंत्रित चराई और अनियंत्रित लकड़ी कटाई, इससे वन और वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। तो हमारा एक प्रश्न क्लियर हो गया कि वन और वन्य जीवों की विलुप्ति या कमी के कौन कौन से कारण है। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? ओके, यस सर। कोई प्रश्न थोड़ी है? नो सर। अरे बोलिए। वो फर्स्ट चैप्टर है ना, हाँ, उसमें वो थर्ड क्वेश्चन है ना, जिसमें 120 वाला शब्दों में क्वेश्चन आंसर करने, वो थोड़ी करना है। वो भी करना है। ठीक है, वो भी करना है, सारे करना है। यस सर। वो परसों के नोट्स नहीं आए। आ जाएंगे बेटा, वो भी